हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट वीडियो दंगल का फिर से आज से शुरू होने वाला है। प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा, नहीं देखे हैं अभी आप रिसेंटली जुड़े हुए हैं तो 2 दिन से हम लोग दंगल मचा करके रखे हैं, उन सभी के सभी वीडियोस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। आज का ये पहला वीडियो है बच्चों, आज का हमारा तीसरा दिन है दंगल का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को खूब ध्यान से आपको समझना है क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम आपके सिलेबस में जो केमिस्ट्री है उसका एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले, जिसका नाम है गैसीय नियम। आज के इस वीडियो में हम गैसीय नियम को बच्चों कंप्लीट डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें उसमें सीखेंगे। उसमें जो भी नियम हैं, गैसीय नियम जो भी होते हैं उनको हम लोग सीखेंगे, उनको हम जानेंगे और साथ ही साथ उसके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले ही बता दे रहे हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बट आपको वीडियो पूरा देखना होगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। समझते हैं कि गैसीय नियम होते क्या हैं, ये गैसियस लॉ है क्या, काफ़ी अच्छे से समझाएंगे, ध्यान सुनते रहिएगा। गैसियस लॉ, गैसियस नियम होता क्या है। देखो स्टूडेंट, जो गैसें होती हैं, गैस जैसे आपको पता है कि जो मैटर है उसकी मेनली 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनमें आपस में चेंज होता है। जैसे गैस है उस पर ताप का, दाब का प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का और प्रेशर का उस पर प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाए जाने पर गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर भागते हैं, उनका एक्सपेंशन होता है। तो किस प्रकार से क्या क्या चेंज होता है वो गैसीय नियम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रूल, अलग अलग नियम बताया था, जिन नियमों का गैसें जो हैं वो उनका पालन करती हैं, उनको फॉलो करती हैं। जिसमें से हम पहला नियम सीखने वाले हैं बच्चों, बॉयल का नियम। क्या सीखेंगे? बॉयल का नियम, बॉयल नियम या बॉयल का नियम, ठीक है, बॉयल का नियम, ठीक है। ये पहला नियम है, कैसे इसको हमें सीखना है सारी बातें बताएंगे। इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों बॉयल्स लॉ, इसको इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। जो बॉयल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि अगर हमारे पास कोई गैस है और उसका एक कांस्टेंट मास है, उसका एक फिक्स द्रव्यमान है और उसके टेम्परेचर को चेंज ना किया जाए। ध्यान सुनिएगा हमारी बात। जैसे उन्होंने क्या बोला कि कोई गैस है जिसका जो द्रव्यमान है, उसका जो मास है वो फिक्स है, मतलब 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, कितना भी है, बट फिक्स उसका एक मास है। और कह रहे हैं कि अगर उसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ ना कराया जाए, टेम्परेचर में चेंज ना कराया जाए, तो उन्होंने बोला कि अगर हम उसका वॉल्यूम की बात करें, उसके आयतन की बात करें, तो उसका वॉल्यूम अर्थात उसका जो आयतन होता है वो प्रेशर के, ठीक है, दाब के ऊपर डिपेंड करता है। मींस उस पर कितना ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है या कम किया जा रहा है, इस बात पर उसके वॉल्यूम का डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। कैसे डिपेंड करता है उन्होंने बताया, एक लैंग्वेज में आपको बताते हैं, सुनाते हैं बच्चों। उन्होंने बोला कि अगर हम किसी भी गैस के कांस्टेंट मास को लें और उसके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें तो उसका जो वॉल्यूम होता है उस पर लगाए गए प्रेशर के बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात उल्टा रिलेशन होता है, ठीक है। आइए समझते हैं इसका निष्कर्ष क्या मिलेगा। आप हेंस करके बच्चों यहाँ क्या लिख सकते हैं, इनका कहने का मतलब है उस गैस का जो वॉल्यूम होगा वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान दीजिए क्या मिलेगा आपको, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। मतलब अगर हम प्रेशर को, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पर बच्चों प्रेशर जो होगा उसको इंक्रीज कराएंगे, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम जो होगा बच्चों वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रेशर जो है बच्चों वो डिक्रीज करेगा तो वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा। ये इसमें रिलेशन होता है। मतलब अगर किसी गैस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए तो अगर उसको हम प्रेशराइज करेंगे, उस पर प्रेशर डालेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसा इन्होंने बताया था। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं
जैसे बताओ एक सिलेंडर में गैस भरी हुई हो, उसको इस तरीके से प्रेस किया जाए तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो उसके पार्टिकल्स पास पास आने लगेंगे। जब पास पास आएंगे जाहिर सी बात है बच्चों उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, उसका आयतन कम हो जाएगा। अगर हम प्रेशर को कम करेंगे तो उसके पार्टिकल्स पूरे में फैलेंगे पूरे सिलेंडर में, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं बच्चों। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पर हमें एक कांस्टेंट मिलता है V इक्वल टू के अपान पी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे VP इज इक्वल टू बच्चों K मिलेगा, या इसको हम PB इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, PB इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस तरीके से यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख लेते हैं। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसी को बच्चों बॉयल का नियम कहा जाता है। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, बॉयल का नियम कहते हैं। बॉयल्स ना इसी को कहा जाता है। क्लियर है बातें। अब यहाँ पर एक नोट पॉइंट ध्यान देना होता है, नोट पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा बच्चों, इसी के बेसिस पे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में आएंगे। बोर मत होइएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। इसी के बेसिस पे आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आएंगे। क्या है बच्चों, जैसे कहा जाता है कि मान लीजिए कि इनिशियल कंडीशन में, प्रारंभिक स्थिति में किसी भी, ठीक है, किसी भी गैस पर P1 प्रेशर लग रहा था जिससे उसका वॉल्यूम बच्चों V1 था। बाद में उसका प्रेशर चेंज हो गया, ध्यान देना, बाद में प्रेशर चेंज होकर के P2 हो गया तो वॉल्यूम बच्चों क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो यहाँ कहा जाएगा अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, जो बॉयल का लॉ है, ठीक है, उसके अनुसार ये कहा जाएगा बच्चों कि P1 V1 जो होगा वो P2 V2 के इक्वल होता है। ये जो रिलेशन आप लोगों को यहाँ पर मिला है, इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अगर उससे भी अधिक गैसें होंगी, मतलब उससे भी अधिक ज़्यादा वहाँ पर क्या होगी, सिचुएशन बनेगी बच्चों। मान लीजिए प्रेशर गैसों का P1 P2 P3 हुआ और वॉल्यूम V1 V2 V3 हो गया, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू कांस्टेंट, इस तरीके से मिलता जाता है। और जहाँ जैसी ज़रूरत होती है बच्चों उस तरीके से वहाँ पर हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो अभी आपको बॉयल लॉ आराम से समझ में आ गया होगा। अगर किसी गैस का टेम्परेचर और उसका मास कांस्टेंट रखा जाए तो उस सिचुएशन में जो वॉल्यूम होगा उसका उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। फाइनली हमें PB इक्वल टू कांस्टेंट एक रिलेशन मिला है और इससे हमें P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी एक रिलेशन मिला है, जिसका यूज़ करके आगे चल के हम लोग न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अभी आप वीडियो को पास करिए और इस बॉयल लॉ को नोट करिए, फिर देन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं चार्ल्स लॉ। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं चार्ल्स लॉ क्या है। बोर मत होइएगा भाई, बार बार बोल रहे हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जा रही है और बड़े बड़े लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। सो आपका डेडिकेशन, आपका सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तभी मज़ा आएगी। जैसे मतलब आधे घंटे का अगर हम वीडियो डाल रहे हैं उस पर 4-5 मिनट का एवरेज आता है तो मतलब बड़ा कष्ट होता है, बड़ा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। सो जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे भाई, 30 मिनट का वीडियो है तो कम से कम 10 मिनट का एवरेज सब लोगों का आना चाहिए, तभी तो काम बनेगा ना। नहीं तो आदमी सोचेगा भाई छोटा ही वीडियो बनाए, इतना बड़ा वीडियो क्यों बनाए, बच्चे नहीं देख पाते हैं। बट छोटा छोटा वीडियो बनाने का समय अब बच्चों नहीं बचा है। सो आप लोग खूब ध्यान से देख करके और कंसेप्ट को समझिए, ठीक है। देखते हैं चार्ल्स नियम क्या है बच्चों, चार्ल्स लॉ क्या होता है। गैस से संबंधित सभी के सभी नियम हैं। यहाँ पर बच्चों कहा जाता है कि जो प्रेशर है, ध्यान दो, चार्ल्स ने क्या कहा कि जो प्रेशर है, ठीक है, प्रेशर का मतलब दाब होता है। उन्होंने कहा अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, क्या बोला, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा, उसका जो आयतन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस गैस के एब्सोल्यूट, ध्यान देना, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, ध्यान समझिएगा, हिंदी में बता रहे हैं, टेम्परेचर के, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी भी गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो उस गैस का जो वॉल्यूम होगा उसके एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वॉल्यूम का मतलब बच्चों क्या होता है, आयतन होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब हिंदी में इसको कहा जाता है बच्चों परम ताप। क्या कहते हैं, परम ताप कहते हैं। बताते हैं परम ताप क्या होता है, समझाते हैं।
उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी गैस का दाब, उसका प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए तो उसका जो आयतन होगा वो उसके परम ताप के बच्चों क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अर्थात अगर इसको हम V से दिखाएं तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ये आपको यहाँ पर रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर V क्या है, आयतन है, T क्या है बच्चों, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, परम ताप है। जब भी यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा यहाँ पर एक बच्चों क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा V/T इज इक्वल टू K लिखो, या आराम से यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, कांस्टेंट लिख सकते हो बच्चों। यही जो आपको मिला है यही चार्ल्स लॉ है, V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, जहाँ T क्या है बच्चों, परम ताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। थोड़ा डिस्कस कर देते हैं सर ये परम ताप होता क्या है, ध्यान देना, परम ताप क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों, सिंपल सा बोलता हूं कि परम ताप जो ज्ञात करते हैं, परम ताप ज्ञात करने का तरीका क्या होता है बता देता हूं। T डिग्री सेल्सियस और प्लस 273, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है उसमें 273 जब जोड़ दे तो उसका परम ताप ज्ञात हो जाता है। अर्थात हम सिंपली कह सकते हैं कि परम ताप जो होता है बच्चों वो किस में होता है, केल्विन में होता है। सिंपल सी बात है और कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस लिखा है, इसका परम ताप निकालना है तो 20 में आप 273 क्या करोगे बच्चों, ऐड कर दोगे, 293 केल्विन जो आएगा यही इसका क्या कहलाएगा, परम ताप कहलाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाएगा। बातें समझ में आ रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जाए, मान लीजिए किसी गैस का पहले से वॉल्यूम V1 था और उसका परम ताप, उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर T1 था। बाद में जब उस पर टेम्परेचर बढ़ाया गया, टेम्परेचर T2 हो गया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, V2 हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, जो चार्ल्स का नियम है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ से रिलेशन मिलता है कि V1/T1 इक्वल टू V2/T2 होता है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ इसका हम लोग यूज़ करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को भी बच्चों हम लोग वहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्लियर हो रही हैं बातें, सारे कंसेप्ट आपको समझ में आएंगे, कोई डाउट नहीं होगा। इसी वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, सब ध्यान से बने रहिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है बच्चों एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ये पूछा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। जो चार्ल्स लॉ है उसका डेली लाइफ में यूज़ क्या है, इसका अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन क्या है चार्ल्स लॉ का। तो दो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर अपनी डेली लाइफ में देखने के लिए नजर आएंगे। दो आप लोग देख सकते हैं। एक पहला है बच्चों रोटी का फूलना, रोटी का फूलना। तावे पे जब रोटी सेकी जाती है उसको उठा करके आग में जब डाल देते हैं तो रोटी फूल जाती है। जब उसको टेम्परेचर बढ़ती है तो रोटी फूल क्यों जाती है, उसका रीज़न है कि उसके अंदर बच्चों गैस भरी होती है रोटी के अंदर, और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उससे वो ज़्यादा स्पेस घेरेगी और रोटी फूल जाती है। तो पहला एग्जाम्पल ये है। दूसरा है बच्चों हाइड्रोजन के गुब्बारे का फटना, हाइड्रोजन से भरे गुब्बारे का फटना। ठीक है, गुब्बारे का फटना। जो हाइड्रोजन गैस भरी जाती है गुब्बारे में, जो गैस वाला गुब्बारा होता है उसको जब वो दिन में धूप वगैरह होती है उसमें रख दिया तो फट जाता है। उसका रीज़न क्या है बच्चों कि उसमें जो गैस होती है उसका जब टेम्परेचर बढ़ता है, उसका जब ताप बढ़ता है तो उससे होता क्या है कि अंदर में गैस का वॉल्यूम, उसका आयतन बढ़ता है तो उसको ज़्यादा स्थान चाहिए होता है। जब वो एक्सपेंड करती है तो गुब्बारा क्या होता है, फट जाता है। क्लियर हो गई बातें। तो आपने समझ लिया बच्चों की चार्ल्स लॉ क्या होता है, परम ताप क्या होता है। चार्ल्स लॉ का फाइनल कंडीशन आपके सामने हमने रख दिया है, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। और चार्ल्स लॉ के एप्लीकेशन कौन कौन से हैं जो हमारी डेली लाइफ में इस समय यूज़ हो रहे हैं वो भी आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आ गए होंगे। तो बच्चों वीडियो को पास करके चार्ल्स लॉ को भी नोट कर लीजिए। आप देख रहे होंगे
जो चैप्टर इस समय हम कवर कर रहे हैं, जो चैप्टर हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, उसको आप लोगों ने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है। डियर स्टूडेंट्स, पहले ये सभी के सभी चैप्टर क्लास 10th के सिलेबस में हुआ करते थे, इसलिए एग्जाम में पूछे जाते थे। अभी भी ये पूछे जाएंगे, बट क्लास 10th में एनसीईआरटी की बुक लगने के कारण ये भी आपके सिलेबस में नहीं रह गया है, बट इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो जो चैप्टर आप क्लास 10th में पढ़े हो तो ऑलरेडी आप लोग खुद से तैयार कर सकते हैं। जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, उस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, जिससे आप उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। तो बच्चों भी वीडियो को पास करके आप इस नियम को नोट करिए, देन हम आपको नेक्स्ट नियम के बारे में समझाते हैं। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन तुरंत करिए। तो दो नियम बच्चों आप लोगों ने सीख लिया, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। ठीक है, बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम आप लोगों ने सीख लिया। अब हम लोग छोटे छोटे टॉपिक को सीखते हैं। उसके बाद हम लोग आदर्श गैस का समीकरण सीखेंगे, उसके बाद डाल्टन के आंशिक दाब का नियम सीखेंगे, उसके बाद ग्राहम का विसरण नियम सीखेंगे, उसके बाद तब हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो आप लोगों को मैंने बोला बच्चों एकदम फिक्स टाइम पर आपको नहीं मिल पा रहा है। पहला वीडियो 9 से 10 के बीच में आपको मिलेगा, दूसरा वीडियो आपको 11 से 12 के बीच में मिलेगा, तीसरा वीडियो आपको 3 से 4 बजे के बीच में मिलेगा, चौथा वीडियो बच्चों आपको 5 से 6 बजे के बीच में मिलेगा। इसमें आप लोग अपने अपने टाइम को मैनेज किए रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों की क्रांतिक ताप क्या होता है। छोटी छोटी चीजें हैं, कहां से क्वेश्चन आ जाएगा कुछ पता नहीं है। सो सारे के सारे टॉपिक को समझते रहिएगा बच्चों। क्रांतिक ताप, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है हम लोग समझते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, आपको अवस्था परिवर्तन हमने बताया है कि ठोस द्रव गैस, जो ये द्रव्य की अवस्थाएं हैं, पदार्थ की अवस्थाएं हैं, उनकी जो स्टेट्स हैं उसमें आपस में परिवर्तन होता रहता है। कैसे, थोड़ा समझिएगा। आपको पढ़ाया गया है बच्चों की जैसे ये हमारा सॉलिड स्टेट है, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये बच्चों हमारा सॉलिड स्टेट है, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों, लिक्विड स्टेट है, ध्यान दीजिएगा, लिक्विड स्टेट है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर आता है बच्चों कौन सा स्टेट, गैसियस स्टेट आता है, गैस आता है। तो आपको बताया गया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अगर यहाँ पर टेम्परेचर जो है, मान लो यहाँ पर टेम्परेचर हम लिख देते हैं, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते हैं तो सॉलिड लिक्विड में चला जाता है, लिक्विड गैस में बदल जाता है। ठीक है, वो अलग चीज़ है। सॉलिड को हम मेल्टिंग कहते हैं, फिर वहाँ पर इवेपोरेशन, वेपराइजेशन होने लगता है, वो सब अलग की बात है। बट ये तो आपको पता है कि सॉलिड को जब हम अधिक टेम्परेचर देते हैं, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं बच्चों, तो सॉलिड कहाँ बदलता है, लिक्विड में। और लिक्विड को और ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं, उसको और ज़्यादा हीट करते हैं, तो लिक्विड कहाँ बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। इसका उल्टा बच्चों कि अगर हम गैस के टेम्परेचर को कम करें तो गैस लिक्विफाई हो जाती है, द्रवित हो जाती है, लिक्विफाइड हो जाती है या द्रवित हो जाती है कह सकते हैं। और इसके टेम्परेचर को कम करें तो लिक्विड जम सकता है, ये सॉलिड में आकर के बदल जाता है, जिसको हम लोग फ्रीजिंग कहा जाता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पर वाटर है। वाटर का जब टेम्परेचर आप कम करते हो तो आइस में चेंज हो जाता है, वो इसी का एग्जाम्पल है। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो मैटर की 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, सिलेक्शन चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा भाई, भागो मत, ध्यान से सुनते चलो। ठीक है, मैं भी जो है सबकी तरह ऐसे ही चला सकता हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को कंप्लीट ज्ञान देने का प्रयास कर रहा हूँ। जो मतलब किसी भी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे ना, वो हो जाएंगे। उत्साह क्यों कम हो रहा है आप लोगों का, जान लगा देंगे, जाने नहीं देंगे, भूलो मत इसको, लगे रहो। ठीक है, देखो बच्चों, सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कब बदलता है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, और टेम्परेचर को डिक्रीज कराएंगे तो गैस लिक्विड में आ सकता है, लिक्विड सॉलिड में आ सकता है, माने ठोस द्रव गैस की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो बच्चों, क्रांतिक ताप जो होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर होता है, कहते हैं कि ऐसा ताप, ऐसा टेम्परेचर बच्चों जहां पर वस्तु जाकर के पहुंच जाए, ध्यान दीजिएगा, जहां पर जाकर के ऑब्जेक्ट जब पहुंच जाए तो वहां पर उसको लिक्विफाई ना किया जाए। ऐसा टेम्परेचर, इतना ज़्यादा टेम्परेचर किसी भी मतलब लिक्विड को दे दिया जाए जब वो गैसीय स्टेट में हो, तो उसका वह ताप जहां से उसको द्रवित ना किया जा सके,
वही बच्चों क्रांतिक ताप कहलाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। समझ में आ रही बात ना। तो आपसे एग्जाम में पूछा सकता है वह कौन सा ताप है जहां पर पहुंची हुई गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता है, उसको द्रवित नहीं किया जा सकता है, तो आप बताएंगे वह ताप क्रांतिक ताप कहलाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं, क्रांतिक ताप बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको हम लोग क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई होंगी बातें। चलिए अगले नियम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, जिसका नाम है ताप दाब का नियम। ताप दाब का नियम समझते चलना सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम इसमें सीख रहे हैं और बहुत ही आसान है, जिसको काफ़ी डिटेल में हम डिस्कस भी कर रहे हैं। इसको बोलते हैं बच्चों लॉ ऑफ टेम्परेचर एंड साथ ही साथ क्या बच्चों, प्रेशर। लॉ ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, समझ में आ रही है बातें। ताप दाब का नियम, लॉ ऑफ टेम्परेचर प्रेशर, ये क्या होता है। देखो बच्चों, पहली कंडीशन जो आप लोगों ने सीखा बॉयल्स लॉ में, उन्होंने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया था, तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन को डिफाइन कर दिया था, जो यूनिवर्सली रिलेशन वहाँ पर हमें मिला था। दूसरा लॉ जो हम लोगों ने चार्ल्स का लॉ पढ़ा बच्चों, उसमें उन्होंने क्या किया था, वहाँ पर उन्होंने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया था, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन मिला था। यहाँ पर ये क्या करेंगे बच्चों, वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे। वॉल्यूम को यहाँ पर कांस्टेंट कर दिया जाए, मान लीजिए वॉल्यूम को अगर कांस्टेंट करके यहाँ पर बात किया, तो इन्होंने बोला कि जो प्रेशर होगा वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वहाँ पर प्रेशर जो होगा बच्चों क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, वहाँ पर कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग, ठीक है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तो लिख ही सकते हैं, तो P इक्वल टू हम KT लिख सकते हैं बच्चों, तो P अपान T इक्वल टू कांस्टेंट हमें मिल जाएगा। ये जो आपको यहाँ पर मिल रहा है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ताप दाब का नियम कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बट जानना ज़रूरी है। देखो मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन, जब आपको पूरा कंप्लीट ज्ञान है उस कंसेप्ट के बारे में, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, बहुत ही इजीली आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखते हैं अगला एक छोटा सा टॉपिक है कि आदर्श गैस किसे कहते हैं। आदर्श गैस, जिसको इंग्लिश में हम बोलेंगे बच्चों आइडियल गैस। आइडियल गैस, ठीक है। आदर्श गैस किसे कहते हैं, आइडियल गैस किसे कहते हैं बच्चों। और एक गैस और होती है जिसका नाम हम लोग वास्तविक गैस कहते हैं, रियल गैस। तो समझते हैं कि आदर्श गैस, आइडियल गैस क्या होती है। देखो बच्चों, वे गैस जो किसी भी ताप पर, किसी भी ताप और दाब पर, एनी टेम्परेचर, किसी भी ताप दाब पर, ठीक है, गैस के नियमों का, जो गैसियस लॉ हैं, जो गैस के नियम हैं, उन सभी नियमों का पालन करें, उनको फॉलो करें, उन गैसों को बच्चों आदर्श गैस के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही है बातें। क्या बोला मैंने, वे गैसें, ऐसी गैसें जो किसी भी टेम्परेचर पर गैसियस लॉ को फॉलो करती हैं। गैस जितने भी नियम यहाँ पर आपको सिखाए जा रहे हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, तापदाब का नियम, विसरण नियम, सभी नियमों का पालन आदर्श गैसें करती हैं, इसलिए इनको आदर्श, इसलिए इनको आइडियल कहा गया है। ऐसी गैसों को आदर्श गैस कहा जाता है। अगला है बच्चों वास्तविक गैसें। वास्तविक गैसें, वास्तविक गैसें जिसको हम बोलेंगे बच्चों रियल गैसेस, रियल गैसेस बोलेंगे। ठीक है, ये क्या होती हैं, वे गैसें जो केवल उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, केवल और केवल कहाँ बच्चों, उच्च ताप पर, केवल और केवल हाई टेम्परेचर पर ही फॉलो द लॉ ऑफ गैस, फॉलो द गैसियस लॉ, जो गैसियस लॉ को केवल उच्च टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पर ही फॉलो करेंगी, हमेशा फॉलो नहीं करती हैं, उनको हम वास्तविक गैसें या रियल गैस के नाम से बच्चों जानते हैं। तो अभी आप लोगों ने सीखा क्रांतिक ताप क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ताप दाब का नियम क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आदर्श गैस क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक था। वास्तविक गैसें क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। धीरे धीरे हम चैप्टर को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और आपको सारे के सारे कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। यहाँ तक आप लोगों ने अगर देखा है तो आगे भी देखिएगा, क्योंकि अब आपको और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो बच्चों वीडियो को पास करिए, इसको भी नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम डिस्कस करते हैं आदर्श गैस के समीकरण के बारे में। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों, अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है गैस समीकरण, गैसियस इक्वेशन या गैस इक्वेशन इसको हम लोग बोलते हैं। पहले आप सुन लीजिए बच्चों, ये गैस इक्वेशन होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने बॉयल्स लॉ पढ़ा और चार्ल्स लॉ पढ़ा। बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को एक दूसरे के साथ जब कंबाइन कर दिया जाता है तो हमें एक रिलेशन प्राप्त होता है, जिस रिलेशन को हम लोग गैस इक्वेशन या गैस समीकरण के नाम से जानते हैं, जिसका यूज हम डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम गैस समीकरण को डिराइव करते हैं और वो होता क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने बॉयल का नियम पढ़ा, ठीक है, बॉयल नियम अभी आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, बॉयल नियम से अभी आप लोगों ने सीखा है बच्चों कि जो हमारा वहाँ पर वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रेशर के। वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट था, ये हमारा पहला रिलेशन हो जाता है। उसके बाद बच्चों अभी हम लोगों ने चार्ल्स नियम भी पढ़ा, चार्ल्स लॉ भी अभी मैंने आपको सिखाया। चार्ल्स लॉ में आपने देखा कि वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, परम ताप के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये हम लोगों ने सीखा। यहाँ पर जो आपको दो रिलेशन मिल रहे हैं बच्चों, बोलते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर हम फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन का यूज़ करें तो हमें मिलता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/P। दोनों को एक साथ मिला लो, आपको यही मिलेगा। अब बच्चों क्या होगा कि जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो वहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, तो V इज इक्वल टू RT/P आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, PV इक्वल टू RT यहाँ पर मिलता है, जहाँ R क्या है सर, R जो है बच्चों यह एक कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों वो 8.314 होती है। एक बार चेक कर लेते हैं, 8.314 ही होती है, करेक्ट है। इसका जो वो होगा बच्चों, यूनिट होता है जूल, ठीक है, केल्विन इनवर, जूल केल्विन इनवर, और साथ ही साथ बच्चों मोल इनवर भी इसके साथ लगता है, जूल केल्विन इनवर, और क्या लगेगा, मोल इनवर। ठीक है, जूल केल्विन इनवर, मोल इनवर, यही ठीक है। यही बच्चों इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जहाँ पे R क्या है बच्चों, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको समानुपातिक नियतांक कहा जाता है, और इसकी वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर मोल इनवर होता है। कभी कभी इसी की वैल्यू से रिलेटेड ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, सो आप इसकी वैल्यू को हमेशा याद रखिएगा। अब यहाँ पर कहा जाता है कि बच्चों मान लीजिए किसी भी गैस के n मोल वहाँ पर लिए जा रहे हैं, कितने मोल लिए जा रहे हैं, n मोल वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, तो इक्वेशन PV इक्वल टू बच्चों nRT हो जाता है, और इसी को हम लोग आदर्श गैस समीकरण या गैस का समीकरण कहते हैं। यहाँ से एक रिलेशन मिलता है, P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। P1 V1 T1 पहले की बात है, P2 V2 पहले बाद की बात है, तो दोनों की वैल्यू आपस में इस तरीके से इक्वल हो जाती है। इसी को बच्चों हम लोग गैस का समीकरण कहते हैं, गैसियस इक्वेशन इसी को हम लोग बोलते हैं। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करते हैं बच्चों, अगला नियम सीखते हैं, जिस नियम का नाम है बच्चों आंशिक, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद ग्राहम का विसरण नियम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले आप वीडियो को पास करके बच्चों इस गैस के समीकरण को नोट कर लीजिए। PV इक्वल टू nRT या PV इक्वल टू RT या P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2, जिसका हम लोग अभी यूज़ करेंगे। ठीक है, सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आप सोच रहे होगे सर इसमें कितना नियम है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसलिए हमने दोनों नियम उठा करके यहाँ पर लिख दिए हैं बच्चों। यही दोनों आपको सीखना है, और ये जो ग्राहम का विसरण नियम है इसको ज़रूर सीख लेना, क्योंकि इसी के बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं पहला डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। देखो ध्यान समझिएगा बच्चों ने क्या बताया। डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई कंटेनर है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है बच्चों, कोई कंटेनर, इसमें कई सारी गैसें, ठीक है, मेनी गैसेज आर पुट्स टुगेदर,
कई सारी गैसें हैं बच्चों जिनको एक ही साथ इसमें रखा गया है। बस ध्यान देना है कि वो गैसें ऐसी हैं जो आपस में रिएक्शन नहीं करती हैं। भाई ऐसी गैसों को अगर हम उठा करके उसमें रख देंगे तो वहाँ पर रिएक्शन होगा तो फिर कुछ और चेंज होने लगेगा। मतलब आपस में रिएक्शन ना करने वाली कई सारी गैसों को उठा करके उस बर्तन में रख दिया जाए तो वो अलग अलग गैसें उस बर्तन की दीवारों पर अलग अलग प्रेशर लगाएंगी। मान लीजिए जितनी भी गैसें थी, पहली गैस P1, दूसरी गैस P2, अगली गैस P3, ऐसे जितनी भी गैसें थी वो अलग अलग प्रेशर लगा रही थी। तो डाल्टन ने ये बोला कि उस बर्तन पे लगने वाला जो टोटल प्रेशर होगा उनके अलग अलग प्रेशर के सम के बच्चों जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। इसी को डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट था, सब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब किसी बर्तन में अगर कई सारी गैसेस लगी हुई हों लेकिन वो गैसें ऐसी हों जो अक्रिय हों, आपस में क्रिया ना करती हों, क्योंकि आपस में क्रिया करेंगी तो कुछ और बात हो जाएगी। आपस में रिएक्शन ना करने वाली कई सारी गैसों को जब एक ही कंटेनर में एक साथ रखा जाता है तो जब वो अलग अलग दीवारों पर प्रेशर लगाएंगी, जो भी प्रेशर अप्लाई करेंगी, उन सभी प्रेशर का जो सम होगा वो टोटल प्रेशर के हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इसी को डाल्टन का आंशिक दाब का नियम कहते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के नाम से इसको जाना जाता है। इस पर डिस्कस करते हैं ग्राहम का विसरण नियम क्या है। देखो बच्चों, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए विसरण का मतलब होता क्या है। देखो बच्चों, विसरण का मतलब होता है कि गैसों का वह गुण, जो गैस होते हैं उनकी वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो ग्रेविटेशन फोर्स के बाद भी एक दूसरे से मिलने की टेंडेंसी रखते हैं, एक दूसरे से मिलने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसी को बच्चों विसरण कहा जाता है, उसी को डिफ्यूज़न कहा जाता है। क्योंकि गैसें हैं तो गैस को वहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती हैं, एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं और एक दूसरे से आकर के बच्चों वहाँ पर रिएक्शन करती हैं। तो उनकी इसी प्रॉपर्टी को विसरण कहा जाता है, डिफ्यूज़न कहा जाता है। तो ग्राहम नाम के साइंटिस्ट ने बताया किसी भी गैस के विसरण की जो दर होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसी भी गैस के विसरण की दर, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ, ठीक है, दैट गैस। किसी भी गैस के विसरण की दर उस गैस के घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मान लीजिए कोई गैस है जिसका विसरण की दर R है, उसको R से दिखाते हैं तो रूल कहता है बच्चों कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D होगा। यही बच्चों विसरण का नियम है, इसी को विसरण का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब हम दो अलग अलग गैसों की बात करते हैं। मान लीजिए एक गैस है जिसके विसरण की दर R1 है और उसकी डेंसिटी D1 है, दूसरी गैस है जिसका विसरण की दर R2 है, उसकी डेंसिटी कितनी है बच्चों, D2 है। तो हम R1 के लिए जो रिलेशन पाएंगे वो क्या पाएंगे, R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√D1। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और R2 के लिए जब निकालेंगे बच्चों तो 1/√D2 मिलेगा, इसको हम रिलेशन नंबर सेकेंड मानेंगे। इसको इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, यहाँ पर हमको मिल जाता है R1/R2 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा √D2/√D1 यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, कॉन्स्टेंट आता है, कॉन्स्टेंट ऊपर नीचे बराबर होता है तो वो कट जाता है। फाइनली यहाँ पर जो आपको रिजल्ट मिलता है बच्चों वो मिलता है R1/R2 बराबर, पूरे का रूट लगा देते हैं एक ही साथ, √D2/D1। ध्यान देना बच्चों, √D2/D1, जहां D2 और D1 क्या है, जहां D2 और D1 क्या है बच्चों, यहाँ पर D2 और D1 उनका वाष्प घनत्व है। अब इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 गुणे वाष्प घनत्व जो है उसके अणुभार के बराबर होता है। तो या करके हमें यहाँ फार्मूला मिल जाता है R1/R2 इक्वल टू √M2/M1। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिला है, अभी इसका यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। देखो R1 R2 क्या है, उन दोनों गैसों के विसरण की दर है। तो गैसों के विसरण की दर का अनुपात उनके घनत्व के उल्टा, देखो यहाँ R1 है तो यहाँ D2 है, ठीक है, यहाँ R2 है तो यहाँ D1 है, उनके रेशियो के वर्गमूल के बराबर होगा। और अगर हम यहाँ पर अणुभार उसका प्रयोग करेंगे तो अणुभार से भी विसरण की दर का अनुपात वहाँ पर ज्ञात किया जा सकता है। इस फार्मूले का यूज करके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। दो अलग अलग आपको गैसें दे दी जाएंगी और कहा जाएगा इनके विसरण की जो दर है उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान होगा क्योंकि उनका
अणुभार आप लोग निकाल लेंगे, उल्टा करके उनका अनुपात निकाल के वर्गमूल निकाल लेंगे, उनके विसरण की दर में बच्चों वही अनुपात होगा। तो इस वीडियो के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और भी कई सारी चीज़ें इसमें हैं बट उनको हमें नहीं पढ़ना है। जितना आपके सिलेबस में है, जितना आपसे पूछा जाने के चांसेस हैं, उन सभी को यहाँ पे हमने कवर कर दिया है और आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएगा और फिर आप इस चैप्टर को पढ़ करके आपके बुक में जो भी क्वेश्चन होंगे उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, ही वीडियो को पास करके उसको नोट करिए, देन हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो सारे टॉपिक को मैंने आपको समझा दिया है। अब आइए हम लोग देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से यहाँ पर पूछे जाएंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन है H2 तथा O2 की विसरण दर का अनुपात। ध्यान दो बच्चों, H2 है हमारे पास हाइड्रोजन और O2 है बच्चों हमारे पास कौन, ऑक्सीजन। कह रहा इनकी जो विसरण की दर होगी उसमें क्या अनुपात होगा, आपको आपसे पूछा जा रहा है। तो मान लेते हैं इनकी, पहले एक बार समझाएंगे, इनकी विसरण की दर R1 है, इसकी विसरण की दर बच्चों क्या है, R2 है, ठीक है। और इसका जो अणुभार है वो M1 है और इसका अणुभार जो है बच्चों M2 है। अब जब M1 की वैल्यू निकालो, उसका अणुभार कितना आएगा, 2 आएगा। इसका निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। इसका अणुभार जो है 32 हो जाएगा। क्लियर है बातें कि नहीं, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब बच्चों रूल है आपके पास कि R1/R2 जो है वो अंडर रूट किसके बराबर होता है, M2/M1 के बराबर होता है, भी मैंने आपको सिखाया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर R1/R2, M2 का मान कितना होगा सर, यहाँ पर 32 होगा और M1 का मान कितना होगा, 2 होगा। तो 2 16 में 32 होता है। तो R1/R2 जो है बच्चों √16/1 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट R1/R2 जो मिलेगा वो 4:1 मिल जाएगा। ये आपका आंसर होगा। अब डिपेंड करता है क्वेश्चन में इसका इससे अनुपात पूछेगा तो आपका 1:4 आएगा, इससे इसका अनुपात पूछेगा तो 4:1 आएगा। क्लियर हो गई बातें। बहुत ही आसान कंसेप्ट था ये, तो मैंने समझाने के लिए इतना लिखा, बाकी आपको डायरेक्ट लिखना चाहिए था R1/R2 इक्वल टू √M2/M1। अब M2 इसका अणुभार हो जाता तो यहाँ लिख देते 32, इसका अणुभार हो जाता 2, आराम से बच्चों 4:1 आपको यहाँ पर मिल जाता है। क्लियर है बातें। तो ऑप्शन में 4:1 रहेगा तो वो करेक्ट होगा, 1:4 होगा तो वो करेक्ट होगा। दोनों ऑप्शन में कभी कभी नहीं देता है, जो देगा उसके बेसिस पे आप लोग, जैसे इसमें बच्चों आंसर दिया है 1:8, 1:16, 2:1, 1:4, तो 1:4 जो होगा बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। अगला क्वेश्चन समझिएगा, वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विसरण पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। देखिएगा, सुनिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाइड्रोजन के विसरण की दर, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन माने कौन है बच्चों, H2 है। अब यहाँ पर मान लो इसका ये जो है हमारा पहली गैस है, इसका M1 हम लिख लेते हैं 2 होगा। इसके विसरण की दर हमें नहीं पता है। कह रहा हाइड्रोजन की विसरण की दर दूसरी गैस के विसरण दर की 5 गुनी है। ध्यान समझिएगा, दूसरे विसरण जो है वो X है, दूसरी जो गैस है वो X है। मान लो बच्चों इसका अणुभार M2 है, ध्यान दीजिएगा हमें नहीं पता, और इसके विसरण की जो दर है, इसके ध्यान सुनो क्या कह रहा है, हाइड्रोजन के विसरण की दर दूसरी गैस X के विसरण की दर से 5 गुनी है। तो इसके विसरण की दर मान लो R2 है, तो यहाँ पर R1 जो है बच्चों वो 5R2 हो जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा था बच्चों की हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर दूसरी गैस X के विसरण की दर की 5 गुनी है। तो हमने पहली गैस जो हाइड्रोजन लिखा उसका अणुभार आपको पता है बच्चों 2 होता है, और इसके विसरण की दर पहले जो ये वाली विसरण, ये जो गैस है उसके विसरण की दर की 5 ही गुनी है, तो इसको R2 माने थे तो ये 5R2 यहाँ पर हो जाएगा। अब अपना कंसेप्ट अप्लाई करो। हमें करना क्या है, दूसरे गैस का बच्चों हमें अणुभार यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो रूल आपको पता है सर, R1/R2 जो होता है वो इक्वल होता है √M2 अपान किसके बच्चों इक्वल होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा M1 के इक्वल होता है। अब R1/R2, R1 का मान बच्चों 5R2 हो जाएगा, अपान में R2 हो जाएगा। अपान में यहाँ पे फिर सुनिएगा आप लोग क्या हो जाएगा, M2 जो है बच्चों उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और M1 जो है बच्चों उसकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी, 2। अब ये देखो R2 से R2 कट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो यहाँ हो जाएगा 25, और यहाँ आ जाएगा बच्चों M2 अपान में 2 स्क्वायर करने पर, तो M2 इज इक्वल टू यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, 50 मिल जाएगा। तो ये जो 50 होगा वो दूसरी गैस का क्या होगा, अणुभार होगा। मैं आपको कंसेप्ट से सिखा रहा हूँ तब इतना टाइम लग रहा है, बाकी आप इसको डायरेक्ट भी समझ कर अपने माइंड से वहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे हमने इसको करके दिखाया वैसे ही जब आपको कंसेप्ट और ये रूल पता होगा बच्चों तो क्वेश्चन को
सॉल्व करने में ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं लगेगा। क्लियर है बातें? तो इस तरीके से 50 इसमें ऑप्शन में है, वही ऑप्शन बच्चों आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि निम्न में से किस गैस मिश्रण का डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। अभी हमने आपको सिखाया कि डाल्टन के आंशिक दाब का नियम तभी अप्लाई होता है, तभी लागू होता है जब वो गैसें आपस में रिएक्शन ना करती हों। तो पहला है H2 और SO2, इनके बीच में रिएक्शन होता है, H2 और Cl2, H2 और CO2, CO2 और Cl2। तो बच्चों यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि H2 और Cl2 एक दूसरे से क्रिया साधारणतः नहीं करती हैं, इसलिए यहाँ पर जो है आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। कह रहे हैं यही रिएक्शन करते हैं। इसने बोला है कि निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। तो H2 और Cl2 पर, क्योंकि H2 और Cl2 रिएक्शन करके HCl बनाते हैं ना, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेती हैं गैसें, इसीलिए बच्चों इसमें आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। अभी मैंने सिखाया कि वे गैसें जो आपस में रिएक्शन करेंगी तो वो रिएक्शन कर लेंगे तो वहाँ पर आंशिक दाब का नियम नहीं लगेगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा, H2 और Cl2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है। इसको आज के टास्क में देंगे, आप लोग खुद से करेंगे। करे बच्चों CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, देख लीजिएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। कह रहे हैं गैसों की विसरण गतियों का अनुपात ज्ञात करिए। तो आप इसका अणुभार निकालोगे M1, इसका अणुभार निकालोगे M2। अणुभार निकालना आपको आता होगा। इसका R1 ले लेंगे विसरण कर, इसका R2, तो आपको निकालना है R1/R2 बराबर √M2/M1 फार्मूला लगा करके आप निकालिएगा। और बच्चों हमें कमेंट्स में जाकर के इसका आंसर बताइएगा कितना आ रहा है। देखते हैं कितने लोग आंसर बताते हैं, ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। तो बच्चों आंसर आपको बताना मस्ट है, ये आपके टास्क में है, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि आपको रूल समझ में आया है या नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। कह रहा है बच्चों दो गैसों के विसरण गतियों का अनुपात, ये भी आप लोगों को खुद से करना है। दो गैसों के विसरण की गतियों का अनुपात, दो गैसें हैं उनमें R1:R2 जो दिया है बच्चों वो 2:3 दिया हुआ है। तो कह रहा है गैसों के अणुभारों में क्या अनुपात होगा। सिंपल सा उठा करके वर्क कर देंगे। तो बच्चों देखो R1/R2 जो होता है वो √M2/M1 के क्या होता है इक्वल। तो यहाँ पर 2/3 √M2/M1 आएगा। स्क्वायर करोगे बच्चों तो M2/M1 जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 4:9 मिलेगा। लेकिन हमें चाहिए M1:M2, तो बच्चों 9:4 यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं और आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन जरूर समझ में आ रहे होंगे। ऑप्शन में बच्चों यहाँ पर 4:9 भी दिया हुआ है, 9:4 भी दिया है और आंसर जो यहाँ पर दे रहा है वो हम यहाँ पर थोड़ा सा चेक कर रहे थे। तो ऑप्शन जो हमने किया 9:4 वही आएगा, क्योंकि 4:9 जो है बच्चों M2/M1 होगा, जबकि हमको M1/M2 चाहिए। तो 9:4 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं बातें। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था, देखो पहली चीज़ तो ये है वही देखो हमारे बुक में इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन हम वही सारे क्वेश्चन पिक कर रहे हैं जो क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। सो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बाकी ऐसे ही क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारे मिल सकते हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा, उसको करिएगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो हमारे साथ आप डिस्कस करिएगा। एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, उसको भी आप लोगों को करना है बच्चों। O2 गैस है और SO2 गैस है, दो गैसें हैं O2 और SO2 गैसों की विसरण दर का अनुपात निकाल करके आपको मुझे बताना है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। कह रहा है बच्चों बॉयल के नियम में क्या नियत रहता है। बॉयल्स लॉ जो होता है उसमें क्या कांस्टेंट रखा जाता है। PB TB B/, मतलब क्या रखा जाता नहीं, क्या कांस्टेंट होता है। तो बॉयल्स का लाभ आपने पढ़ा बच्चों की PB कांस्टेंट होता है। तो यही इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन दिया है PB TB V/R P/T, तो PB कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट गैसीय नियम सिखा दिया है। आशा करते हैं वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो काफ़ी लॉन्ग भी हो गया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सभी बच्चों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है। जो बच्चे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, दो क्वेश्चन यहाँ पर हमने आज के टास्क में आपको दिया है, उसको कंप्लीट करके कमेंट्स में जाकर के जरूर बताइएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर से 11 बजे आप लोगों से। तब तक अपना ख्याल रखिए।